पिछले पार्ट में हमें पता चला था कि एक लड़की जिसकी बॉडी कुएं में मिली थी, उसका नाम समैंथा था। अब जो समैंथा थी वो इस टाउन की नहीं थी, वो दूसरे टाउन की थी। और जिस वजह से उसे देखने के लिए इस टाउन के लोग तो आए थे, बल्कि दूसरे टाउन के भी लोग आए थे, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। उसके पेरेंट्स आते हैं, उसके ब्रदर्स सिस्टर्स सब आ जाती हैं। सब सब समैंथा को देखना चाहते थे। जो समैंथा की मॉम होती है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, वो मेडिकल टीम को बोलती है कि इसको इसको देखो, इसको सही करो, इसके इसके इसको चेस्ट में इसको सांस दो, इसको कुछ तो करो, इसे बस जिंदा करो। मैं नहीं जानती है क्या, वो बोल नहीं पा रही है। और ऑब्वियसली हम सबको समझ आ रहा था कि वो क्या बोलना चाहती है, बट ये भी हम सबको पता था कि कितनी भी हेल्प कर लो, कुछ भी कर लो, समैंथा अब नहीं उठने वाली है। समैंथा समंथा की डेथ हो चुकी है। इनफैक्ट उसकी डेथ तो काफ़ी टाइम पहले ही हो गई थी, उसको कुछ भी करके वापस नहीं ला सकते थे। अब जो दूसरे टाउन थे उनकी पुलिस भी आ चुकी थी। ऑब्वियसली फाइल जो रजिस्टर करी थी वो उस टाउन की पुलिस को करी थी, इसलिए वो सब आ गए थे विद कपल ऑफ पेट्रोल कार्स, एम्बुलेंस एंड फायर इंजन, जिसकी वजह से वो कुएं से बॉडी को निकाल सके। जब वो आते हैं तो कैटी उन्हें बोलते हैं कि मैंने सब कुछ ऑलरेडी मैनेज कर लिया है, सो वो उसे थैंक्स बोलते हैं एंड अपने काम पे लग जाते हैं। अब जो शेरिफ होता है, जो दूसरे टाउन से आया होता है, वो कैटी से सीन्स की जो भी फोटोज है वो मांगता है। वो क्राइम सीन्स नहीं बोलता, मे भी शायद उसे लगता हो कि ये जो भी हुआ है वो एक एक्सीडेंट है। वेल कैटी भी शेरिफ को बोलते हैं कि हाँ मैं आपको वो भिजवा दूंगी सारी फोटोज़। और तभी कैटी को याद आता है कि वो जो टेप है उसकी फ़ोटोज़ किसी ने भी नहीं लिया है, उसकी डॉक्यूमेंट्स किसी किसी के पास नहीं, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अब वो उसकी पॉकेट में है। कैटी सोचती है कि मैं दूँ ये, मतलब क्या मैं ये दूँ? ओके, अगर देनी होगी तो मैं बाद में दे दूंगी, अभी शायद मैं नहीं दूंगी। और कैटी ये सोच के वो टेप अपने पास रख लेती है, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो मर्डर हुआ है वो कैटी के टाउन में हुआ है, तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो कैटी को भी करनी है। और कैटी ये नहीं चाहती कि अब ये दूसरे टाउन वालों को भी ये हॉरर किलिंग्स इन सब के बारे में बता दे, क्योंकि वो भी श्योर नहीं है कि ये सब इंटरलिंक्ड है और ये सब। और कैटी बस इस केस को एकदम कॉन्फिडेंशियल रखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि पूरी दुनिया को पता चल रहा है, ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। तो कैटी बस ये सोचती है कि एक बार मैं खुद वो टेप सुनूंगी, अगर इसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव हुआ तो वो रखूंगी, अगर नहीं तो फिर मैं सामने वाले को दे दूंगी। अब कैटी जो बाकी फोटोज़ होती है वो शेरिफ को दे दिए कि तभी जो समैंथा की मम्मी होती है वो एकदम से चिल्ला के बोलती है कि मेरी बेटी ने ये ड्रेस क्यों पहनी हुई है। सब एकदम उड़ के उसको देखते हैं। वो बोलती है कि मेरी बेटी के पास स्टेट ड्रेस है ही नहीं, तो उसने ये क्यों पहनी हुई है। अब इतने टाइम में जब ये सब हो रहा था, मेडिकल टीम का जो हेड पॉल वो भी आ जाता है। पॉल आप सबको याद होगा, कैटी ने जिसे पहले कॉल करी थी और जो पहले 2 मर्डर हुए थे उसके बारे में पूछने के लिए, और उसी ने कैटी को समझाया था कि ये बहुत अजीब टाइप से मर्डर हुआ है और ये स्टेज्ड लग रहे हैं, ये सब वही पॉल है। तो पॉल वापस आता है क्राइम सीन में। कैटी पॉल को देखकर कैटी कोशिश करती है पॉल से बात करने की इस चीज़ के बारे में, बट अभी ये सही टाइम नहीं था, इसलिए कैटी सोचती है कि ठीक है मैं पॉल से बात करूंगी। ऑब्वियसली मुझे उसकी हेल्प चाहिए होगी, और उसको भी थोड़ा बहुत शक हो ही गया होगा क्योंकि पहले जो मर्डर हुए थे उसके बारे में भी पॉल को पता है और इसके बारे में भी। तो कैटी बस सोचते ही ठीक है एक बार ये सब चले आए, हम अकेले में बैठ के आराम से बात करेंगे। कैटी को पॉल पर वैसे भी बहुत भरोसा था, तो पॉल वॉज अ गाय की कैटी उस पर ट्रस्ट कर सकती है। इन अ मीन टाइम कैटी के पास ये टेप थी जो कैटी को देखनी थी। अब कैटी बस अपने कार में जा रही होती है कि तभी एकदम से जॉर्डन वहाँ पे आ जाता है अपने साथ वीवी को लेकर। जैसे ही कैटी वीवी को देखती है, कैटी को गुस्सा आ जाता है। जॉर्डन अभी बस कार से बाहर निकल रहा है, कैटी जाती है और जॉर्डन को पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो, ये यहाँ बच्चे को लाने की कोई जगह है। जिसके बदले जॉर्डन बोलता है कि अब आपने कहा था कि वीवी वीवी पे नज़र रखना और क्राइम सीन पे मुझे आना ही था। तो कैटी बोलती है कि बट स्टिल तुम्हें यहाँ इसे नहीं लाना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए था। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम बच्चे को एक ऐसी जगह कैसे ला सकते हो। जिस पे जॉर्डन बोलता है कि मैं उसे छोड़ के भी तो नहीं आ सकता था, वो यहाँ वहाँ भाग रही थी, वो जा रही थी, आपको भी पता है आपकी बेटी कैसी है, वो आ ही जाती। अब कैटी जॉर्डन को बस और कुछ बोलने से पहले ही एकदम से वीवी जो कि पैसेंजर सीट में बैठी हुई है, और वो कोई नॉर्मल कार नहीं है, पुलिस की कार देखिए ना, अपने पहले 2 सीट जो होती है जिसके दरवाजे खुल जाते हैं, और पीछे जैसे क्रिमिनल्स जो जिन्हें बिठाया होता है वैसी होती है जिसमें जाले लगे होते हैं। तभी वीवी एकदम से चिल्ला के बोलती है कि आपने मुझे पूरे दिन ऐसे पकड़ के क्यों रखा हुआ है, ऐसे कैदियों की तरह। आप नहीं चाहते कि मैं बाहर निकलूं, मुझे एक हाउस अरेस्ट में रखा हुआ है। और वीवी बस गुस्से में उसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जाली है। ऑल्दो वीवी को भी पता है कि वो जाली नहीं नहीं खुलेगी, वो कोई भी कहती है उससे नहीं निकल सकता, तो वीवी जो इतनी छोटी सी बच्ची है वो कहाँ ही निकल पाएगी। बट बस वीवी अपना गुस्सा निकाल रही है। वीवी को देख के क्लियर लग रहा था कि उसे बाहर आना है, एक्चुअली बाहर नहीं। ऐसा रहता है जैसे उसके पास राइट है कि वो बाहर आए, वो जहाँ पे क्राइम हुआ है वहाँ जाए और उस डेड गर्ल की बॉडी को देखे। और उसके पास ये राइट क्यों था, क्योंकि
वो कैटी की डॉटर थी, या फिर उसको एक हॉरर मूवीज का शौक है, या फिर बस उसको आइडिया हो चुका है कि यहाँ पे कुछ अजीब हो रहा है, ऐसे हॉरर किलिंग्स हो रही है इसलिए। विच विच डजंट मेक सेंस, राइट। कैटी एक लंबी सांस लेती है, अपने पूरे गुस्से को शांत करती है, और फिर कैटी वीवी के पास जाती है और उसका दरवाजा खोल के उसे बोलती है, आई डिडंट टेल जॉर्डन टू होल्ड यू देयर। वो ये पूरी बातें वीवी की आंख में एकदम एकदम गुस्से से देख के बोल रही है। मैंने बस जॉर्डन को बोला था कि वो तुम पे ध्यान रखे, वो तुम पे नजर रखे, बट कुछ भी हो उसको तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। जिसपे वीवी बोलती है कि ये क्या है। विवी ऐसे पॉइंट आउट कर रही है कैटी की जैकेट की तरफ। कैटी की जैकेट से वो जो टेप है वो क्लियरली बाहर निकलती हुई दिख रही है, जिसपे एकदम से कैटी उसे टेप को अंदर डालती है और बोलती है कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं है। इस पे वीवी बोलती है, इज दिस VHS टेप। वीवी बोलते हैं कि जैसे ही जॉर्डन ने कहा कि एक लड़की की बॉडी किसी कुएं में मिली है, उसे वहीं समझ आ चुका था, और वो कल रात से उसे यही बताना चाहती थी। लाइक द मैसेज ऑन कैटीज फोन, 7 मूवीज, 7 बॉडीज, 7 डेज। 7 डेज इज राइट आउट ऑफ द रिंग। कैटी पूछती है कि तुम्हें तुम्हें मैसेज के बारे में कैसे पता चला। विवी बोलती है, आप उसे बार बार फोन में सुने जा रही थी, बार बार वो इतने वॉल्यूम में था कि ऑब्वियसली मुझे भी सुनाई दे रहा था। मुझे लगा आपको पता होगा कि मेरे को ये सुनाई दे रहा है। कैटी बोलती है कि अच्छा ठीक है, अब पुलिस स्टेशन चलते हैं और जो इस VHS टेप में वो सुनता है। जब ये दोनों जा ही रहते कि तभी एकदम से जॉर्डन उसके पास आ जाता है, और जॉर्डन बोलता है मैंने पूरे क्राइम सीन की फोटोज ले ली है। और जॉर्डन बड़ा प्राउड फील कर रहा था, मतलब उसे देख के ऐसा लग रहा था, क्योंकि इस दिन से पहले जॉर्डन जॉर्डन जो भी क्राइम सीन की फ़ोटोज़ लेता था, वो या तो कहीं पे मारपीट हो रही होती है, किसी ने किसी के शीशे तोड़ दिए होते हैं, कोई यहाँ वहाँ भटक गया होता है, बस वही क्राइम सीन्स थे। बट ये पहली बार था जब जॉर्डन इस टाइप के क्राइम सीन्स की फ़ोटोज़ ले रहा था, और जॉर्डन एक्साइटेड था इन सब चीज़ों को लेकर। उसकी उसकी शक्ल में दिख रही थी एक्साइटमेंट। कैटी बोलती है ठीक है, तुम भी हमारे पीछे पीछे पुलिस स्टेशन आओ। अब कैटी और वीवी कार में जा रहे हैं कि उन्हें ऐसे, मतलब कैटी कार से जा रही है, उसी साइड में जॉर्डन दिखता है जो कि बाकी शेरिफ से बातें कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे से लुक शेयर करते हैं, और कैटी अपना न्यूट्रल फेस, एकदम पोकर फेस बना के चल रही है। कैटी नहीं चाहती कि जॉर्डन को अभी कुछ आइडिया पड़े इन सब चीज़ों के बारे में। कैटी उससे बाद में शेयर करेगी, बट अभी वो शेयर करना नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि जॉर्डन को ऐसा पता चले कि ये जो दोनों केसेस हैं, जो पहले उन 2 मर्डर हुए थे और ये वाला इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ, स्पेशली जिस तरीके से ये हॉरर किलिंग एंड ऑल। कैटी ये सब नहीं बताना चाहती फिलहाल। आई मीन कैटी बताना चाहती है, बट एकदम प्राइवेटली ढंग से बात करके, ऐसे नहीं बस कि मैं जा रही हूँ और ये दोनों इंटरलिंक्ड है, ऐसे ऐसे करके, ताकि जॉर्डन वो शेरिफ को ना बता दे और अगले दिन ये न्यूज़पेपर में कोई खबर ना बन जाए। कैटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टाउन में किसी को भी इस चीज़ के बारे में ना ही पता चले। तो बस कैटी वहाँ से चली जाती है। कैटी गाड़ी चला रही है, वीवी पीछे उसके बैठी हुई है, पीछे वाली सीट में, पैसेंजर सीट में। वेल वीवी वीवी के बारे में कैटी ने शायद ज़्यादा नहीं बताया। वीवी, उसके उसके घर वाले, जो कि उसके फादर और उसका भाई, उसे विव बुलाते हैं, और उसके दोस्त भी उसे विव बुलाते हैं। सिर्फ सिर्फ कैटी है जो उसे वीवी बुलाती है, और वीवी को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं। इनफैक्ट कई बार तो बहस भी हो गई इस बात पे। वीवी बोलते हैं कि आप मुझे वीवी क्यों बुलाते हो, ये बहुत गंदा साउंड करता है, आप मुझे विव बुलाया करो। जिसकी वजह से कैटी ने उसे विव बुलाना चालू कर दिया था, बट वो बहुत गंदा साउंड कर रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए विव ने खुद ही बोल दिया कि नहीं भाई, आप मुझे वीवी बुलाओ, वही अच्छा है। और एक बार तो ये एक अजीब सा और किस्सा हो गया था, जब क्रिस क्रिस आप सबको पता होगा, कैटी का सबसे छोटा बेटा, क्रिस ने कैटी को बता दिया था कि बीवी का एक बॉयफ्रेंड है, और कैटी ने जाके सीधा कन्फ्रंट कर दिया था कि क्रिस ने बताया कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। जिस पे विव बोलते हैं कि मम्मी यार स्टॉप यार, मेरे को इस बारे में बात नहीं है। जिस पे कैटी बोलती है कि क्यों, तुम मुझे उसके बारे में बता सकती हो, तुम्हारे इससे पहले भी तो बॉयफ्रेंड्स थे। वे बोलते हैं कि बट मैं 13 साल की थी मम्मी, और वो मेरे कोई बॉयफ्रेंड्स नहीं थे, नॉर्मल फ्रेंड्स थे। कैटी बोलती है सो ये तुम्हारा फ्रेंड से ज़्यादा एक प्रॉपर बॉयफ्रेंड है। वे बोलते हैं आई डोंट नो, आई होप सो। कैटी बोलती है तो बताओ मुझे उसके बारे में। वे भी बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी, ज़्यादा कुछ नहीं है। जिस पे एकदम से क्रिस आके बोलता है मॉम, इसका बॉयफ्रेंड इसे, उसके पास ट्रक है और वो इसे रोज पिक करता है और लेट नाइट आके छोड़ता है। जिस पे कैटी एकदम से भड़क जाती है, बोलती है कि तू पागल है क्या, तू हर चीज़ क्यों बता देता है, मैंने तेरी कोई चीज़ बताई, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं आज तुझे बहुत पीटूंगी। और बस ये इन सब चीज़ों में वो डिस्कशन वहीं ख़त्म हो जाती है। अब कट बैक टू प्रेजेंट, सॉरी मैं आपको भी फालतू की बातें बताने लग गया था। सो कट बैक टू प्रेजेंट। कैटी बीवी से पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई नीड है, कोई कुछ भी। जिस पे बीवी बोलती है शायद आपके पास कोई सुराग मिला आपको, कुछ भी एविडेंस। जिस पे कैटी बोलते हैं कि इट्स कॉन्फिडेंशियल, मैं नहीं बता सकती। बीवी थोड़ी सी हंसी बोलते आपको कोई सुराग नहीं मिला राइट। वेल विवी वॉज राइट।
कैटी को कोई सुराग नहीं मिला होता। जितने भी उन्होंने फोटोज खींची होती है उन्होंने हर किसी से पूछा होता है। जो डायलन था उसके दोस्त, उन सबसे पूछ लिया था। डायलन वॉज अ गुड किड, उसके कोई दुश्मन नहीं थे, हर कोई दोस्त था, सबसे अच्छे से बात करता था और ऐसा कोई ऐसा कोई भी नहीं था जो उसे मारना चाहे। वहीं जो दूसरी रेबेका थी, रेबेका को तो कैटी पर्सनली जानती थी और रेबेका भी बिल्कुल ऐसी नहीं थी जिसे जिसे कोई मारना चाहता हो, और इसी वजह से कोई भी लीड अभी तक कैटी के पास नहीं आई थी, या फिर यूं कहो कि कैटी के हाथ नहीं लगी थी। वे भी पूछते हैं कि अच्छा लीड नहीं तो कोई फिंगरप्रिंट्स? कैटी बोलते हैं नहीं, कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। वे भी बोलते हैं कि आई थिंक दे वर केयरफुल। कैटी ही एकदम से पूछते हैं दे, तुम्हें कैसे पता कि वो दे है? मतलब ही भी तो हो सकता है, एक भी तो हो सकता है। तुम श्योर हो कि वो दो तीन या एक ग्रुप है? वे भी बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट मैंने बस दे इसलिए बोला क्योंकि मुझे नहीं पता वो कितने लोग हैं और इसलिए मैंने दे बोला, ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं। जिस पे कैटी बोलती है ओके। फिर भी कैटी को बोलती है कि मैं बड़े टाइम से एक चीज़ सोच रही हूँ, 7 मूवीज, 7 बॉडीज, 7 days, राइट? So far it's been 2 days and 2 movies, but 3 victims. First Scream and now The Ring. वी बोलते हैं कि आपको लगता है अब 5 मूवीज बची है, 5 दिन बचे हैं, बट मर्डर के लिए सिर्फ 4 लोग बचे हैं। द काउंटिंग इज काइंड ऑफ ऑफ। वेल कैटी ध्यान से सोचती है तो बात तो सही है, 5 मूवी 5 दिन, बट लोग सिर्फ 4 मरेंगे। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? इस पे कैटी पूछती है कि शायद सामने वाले ने मिस्टेक कर दी है। वी बोलती नहीं, मिस्टेक तो नहीं हो सकती। जो स्क्रीम का ओपनिंग सीन था उसमें 2 लोगों की ही मौत हुई थी, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे डायलन और रेबिका की हुई थी। इनफैक्ट वो दोनों तो बिल्कुल वही करेक्टर भी लग रहे थे। वीवी बोलती है कि कोई इतनी ज़्यादा परफेक्शन के साथ अगर अपना काम करेगा तो वो ऐसे काउंटिंग में मिस्टेक क्यों नहीं करेंगे? सो इफ दे कीप गोइंग लाइक दिस विथ 1 मूवी एंड 1 victim each day, there are 5 days left and 5 movies, but only 4 victims. How could they reference 7 movies but only kill 6 people? It has to be it has to be 7 bodies, right? कैटी ये पूरी चीज विवी को बोलती है, जिसपे विवी बोलती है कि yes, I don't know, I guess I have the answer. कैटी पूछती है कि क्या? विवी बोलती है 7 दिन, 7 मूवीज एंड 7 मर्डर, राइट? इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, 7। एंड एक्चुअली एक मूवी है जिसका नाम 7 है। इट एक्चुअली इंस्पायर्ड द सॉ फ्रेंचाइज। इन दैट मूवी जो किलर होता है वो रेफरेंसेस देता है ऑफ 7 deadly sins बाय किलिंग 7 people, बट एक्चुअली उस मूवी में वो सिर्फ 6 लोगों को मारता है और 7 मरते हैं। आई गेस आई जस्ट गिव अ स्पॉइलर। कैटी बोलती है ओके सो, जिस पे वीवी बताती है कि ये पूरा जो सिनेरियो है वो 7 का रेफरेंस है। अभी तक उन्होंने 3 लोगों को मारा हुआ है और हमें 3 मूवीज के रेफरेंस मिल चुके हैं। पहला द स्क्रीम, दूसरा द रिंग, तीसरा 7। और अब हमारे पास बचते हैं 4 मूवीज, 4 मर्डर एंड 5 दिन। कैटी बोलते हैं कि जितना मुझे पता है अभी तक कोई भी आखिरी दिन में नहीं मारेगा, कोई भी इतना रिस्क नहीं लेगा, विच मीन्स कि जितने भी अब होने वाले मर्डर है वो आने वाले 4 दिन में होंगे। कैटी को विवी पे प्राउड फील हो रहा है। उसने अभी तक जितनी मदद करी थी वो सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। डिस्पाइट हाउ हॉरिबल दिस होल थिंग हैड बीन, कैटी एक्चुअली एंजॉय टॉकिंग विद वीवी, स्पेंडिंग टाइम विद हर, working the case with her. It was like a book or a lifetime movie, a sheriff solving crimes with her daughter. पहले अब ये दोनों स्टेशन पे पहुंचते हैं, वहाँ पे VHS टेप प्ले करते हैं और बस उस VHS टेप में ध्यान से देखते हैं। वो शुरू होती है और स्क्रीन में कुछ अजीब अजीब से इमेजेस आती है, अजीब अजीब से विजुअल्स आते हैं। वो करीबन 2 या 3 मिनट की होती है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। जैसे वो ख़त्म होती है वीवी एकदम कैटी को देख के थोड़ी सी स्माइल करती है और बोलती है कि जितने भी इमेजेस और विजुअल्स थे वो द रिंग मूवी से उठाए हुए थे। कैटी वो सब देख के हैरान है और बोलते हैं कि आई एम सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कितना नॉलेज है, दैट्स स्कैरी। जिस पे वीवी बोलते हैं कि आपको पता है कि मुझे हॉरर मूवीज़ कितनी पसंद है। अब ये दोनों अपने घर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी कैटी को एकदम से कॉल आ जाती है मोनिका की। कॉल उठाती है मोनिका एकदम घबराई हुई आवाज़ में बोलती है कैटी, जिस पे कैटी पूछते हैं कि एक और मर्डर? मोनिका बोलते हैं कि एग्जैक्टली, और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, जॉर्डन अभी तक घर नहीं पहुंचा है। कैटी एकदम हैरान है।
जॉर्डन घर नहीं पहुंचा है। मोनिका बताती है कि मैंने जॉर्डन के घर पे भी कॉल करी थी और वो भी मतलब सब हैरान है, ना तो वो ऑफिस में आया है ना ही घर पहुंचा हुआ है। अब कैटी बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती है कि एकदम से जॉर्डन भी गायब हो चुका है। जॉर्डन जो उनके साथ अभी तक काम करता था, जिन्हें वो सुबह अभी मिल गई आई है, जिसे उसने अभी डांटा ही था कि मेरी बेटी को यहाँ क्यों लेकर आ गया, वो एकदम से गायब है, मिसिंग है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। मोनिका एक और चीज़ बताती है कि जो पॉल था वो भी अपने घर नहीं पहुंचा है। उसकी भी अभी अभी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई है। उसके घर पे हमने कॉल करी थी, सब कुछ किया था, बट कोई भी आंसर नहीं था। इनफैक्ट वो तो हमारे टाउन में ही गायब हुआ है क्योंकि वो अपने टाउन में एंट्री नहीं कर पाया था। ये सुनकर कैटी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। एक डॉक्टर और एक पुलिस ऑफिसर गायब हो चुके हैं दिन दहाड़े, जिनसे जिन जो जो दोनों मतलब नॉर्मल लोग नहीं थे। जॉर्डन जो पुलिस के साथ ही काम करता था, और वहीं पॉल जो जो हमेशा पुलिस के साथ ही रहता था। ये दोनों कैसे मिसिंग हो सकते हैं, कैटी को भी समझ नहीं आ रहा। बट अभी कैटी के पास इससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी पे काम था। वो था एक लड़की की जिसकी डेथ हुई है, वहाँ जा रहा। पर कैटी वीवी को स्टेशन में ही ड्रॉप कर सकती थी, बट कैटी चाहती थी कि वीवी इस बार उसके साथ आए, क्योंकि कैटी को शायद अब पता चल चुका था कि ये केस वो अकेले सॉल्व नहीं कर सकती, उसे अपनी बेटी की हेल्प लेनी पड़ेगी इन सब चीज़ों में। कैटी उस घर में जाती है जहाँ जहाँ डेथ हुई होती है। उस डेथ में एक न्यू फैमिली होती है जिन्हें कैटी नहीं जानती। वेल, जरूरी नहीं है कि एक छोटे से टाउन में आप हर फैमिली को जानो। कैटी का मानना है कि अच्छा ये है कि वो उस फैमिली को नहीं जानती, क्योंकि जान पहचान के लोगों के साथ अगर वो सब होता है तो वो ज़्यादा हर्टफुल होता है, वो देखा नहीं जाता। कैटी जैसे जैसे अंदर जा रही है, कैटी जैसे उस मंजर को देखती है, उस बॉडी को देखती है, कैटी की आंखें फटी फटी रह जाती है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसकी उसकी बॉडी में करंट सा लग जाता है, अजीब सा एक एक अजीब सी चिल्स उसकी बॉडी में आने लग गया है, क्योंकि कैटी देखती है कि एक बेडरूम है। कैटी जैसे बेडरूम में जाती है, वहाँ पे कैटी को एक बड़ा सा बेड दिखता है जिसके ऊपर एक लड़की बैठी होती है। शी वॉज वियरिंग अ ब्लू नाइट गाउन, ओल्ड फैशन। उस पूरे नाइट गाउन में ग्रीन वॉमिट के निशान थे। जो लड़की बैठी हुई थी वो इस तरीके से बैठी थी कि लड़की की जो पीठ है वो कैटी की साइड थी, एंड ऑब्वियसली जो फेस था वो सामने वाली साइड था, क्योंकि कैटी की साइड पूरी पीठ के बल वो बैठी हुई थी। बट जो उस लड़की का फेस था वो एक्चुअली सामने नहीं, बल्कि वो भी कैटी की तरफ ही देख रहा था। कैटी ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। कैटी कैटी का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि कैटी को क्लियर दिख रहा होता है जो उस लड़की के फेस में पूरे ऐसे कट्स के निशान है, पूरे ऐसे ऐसा लग रहा है कि चीर दिया उसके चेहरे को। उसकी पीठ और उसका चेहरा दोनों कैटी एक साथ देख पा रही थी, और वो बहुत ज़्यादा खौफनाक मंजर था। कैटी ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। पहली बार कैटी को बहुत अनईजी सा फील होता है। अनईजी से ज़्यादा उसकी बॉडी फ्रीज हो चुकी है, उसकी आंखें ऐसे फट चुकी है। वो जो देख रही है उसे समझ नहीं आ रहा हो क्या देख लिया। कैटी बोल नहीं पा रही, कैटी 2 मिनट के लिए मूव नहीं कर पा रही, वो फ्रीज हो चुकी है। कैटी को ज़्यादा हॉरर मूवी का शौक नहीं है, इनफैक्ट उसने ज़्यादा देखी भी नहीं है। बट ये वाला मंजर देख के उसे बिल्कुल टाइम नहीं लगा इस मूवी को क्रैक करने में। दिस वॉज द एक्सॉर्सिस्ट।